नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासेस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हमने बात कर ली थी महाराणा उदय सिंह तक। ठीक है, महाराणा उदय सिंह तक बात कर ली थी, और महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा पड़ा था 1500, जो कब होता है 1567-68 ईस्वी में होता है। यानी अकबर का अधिकार होता है कब है 25 फरवरी 1568 को, लेकिन अकबर वो आक्रमण कब करता है, यानी चित्तौड़ दुर्ग को घेरता कब है महाराणा उदय सिंह के समय। कब घेरेगा अभी 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को घेरेगा। ठीक है, तो हमने उदय सिंह तक बात की थी। उदय सिंह महाराणा जो उदय सिंह थे मेवाड़ के शासक, ठीक है, राणा उदय सिंह। तो जब 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया था, तो महाराणा उदय सिंह है वो कहां चला जाता है, महाराणा उदय सिंह गोगुंदा चला जाता है। कहां चला जाता है? गोगुंदा चला जाता है। ठीक है, और ये जो चित्तौड़गढ़ का जो बाग किसको सौंप जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसको सौंप जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग महाराणा उदय सिंह जो है वो जयमल और फौदा सिसोदिया को सौंप देता है। जयमल और फौदा सिसोदिया को सौंप देता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फिर अकबर आक्रमण करेगा, और 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल के पैरों में क्या मार दी? गोली मार दी थी, जिससे ये जयमल घायल हो गया था। फिर जयमल का जो भतीजा था कौन? कल्ला राठौड़, जिसे आज हम चार हाथों वाले देवता कहते हैं। कल्ला राठौड़ ने क्या किया? अभी जयमल को अपने कंधों पर बिठाया और अकबर के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। ठीक है, और इसमें जो केसरिया करते हैं वो एक तो जयमल राठौड़, एक फतेह सिसोदिया और एक कल्ला राठौड़, ये तीनों क्या करेंगे? केसरिया करेंगे। और एक फतेह सिसोदिया की पत्नी होती है फूलकंवर, जो क्या करती है? जोहर करती है। क्या करती है? जोहर करती है। ठीक है, अब केसरिया और जोहर को मिलाकर क्या कहलाया? अभी साका कहलाया, जो कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। यानी इसकी हमने बात कर ली थी। फिर कहते हैं कि जो महाराणा उदय सिंह कहां थे? महाराणा उदय सिंह जो गोगुंदा में थे, और गोगुंदा में इनकी मृत्यु हो जाती है। वो कब होती है? अभी इनकी मृत्यु गोगुंदा में कब होती है? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन मृत्यु हो सकती है। होली के दिन मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बनेंगे, कौन बनेंगे? पहले तो कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह के समय इनकी जो पत्नी थी, कौन? उदय सिंह की पत्नी, जो जिसे ज्यादा प्रेम करते थे, धीर बाई या रानी भटियानी उससे ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा उदय सिंह। ये जो महाराणा उदय सिंह है, जो उनके समय कहते हैं कि धीरबाई ने, महाराणा उदय सिंह के समय धीरबाई ने अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था। ठीक है, ये निर्णय ले लिया था पहले ही कि जो मेवाड़ का जो नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। ठीक है, ये उदय सिंह ने पहले निर्णय ले लिया था। लेकिन हुआ क्या कि जो सभी जो मेवाड़ी सरदार थे, ठीक है, वो मतलब जो शासक होने का जो गुण है वो किसको मानते थे? महाराणा प्रताप को मानते थे। यानी महाराणा प्रताप में वो गुण थे जो शासक बनने के थे। ठीक है, मेवाड़ के। तो पहले मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी कि महाराणा उदय सिंह है, उनकी पत्नी कौन कौन थी। तो महाराणा उदय सिंह जिनका कार्यकाल था 1540 से लेकर और 1573 ईस्वी तक। ठीक है, इनकी जो पत्नियां थी वो कौन कौन थी? एक तो जयवंता बाई और एक धीर बाई, जिन्हें रानी भटियानी भी कहते हैं, ठीक है, और एक पत्नी थी महाराणा उदय सिंह की जिनका नाम था संजना बाई। ठीक है, संजना बाई, ये तीन पत्नियां थी। जयवंता बाई के पुत्र था, उनका क्या नाम था? महाराणा प्रताप। और धीर बाई का पुत्र कौन था? अभी जगमाल। और संजना देवी का पुत्र था कौन? शक्ति सिंह। कहते हैं कि शक्ति सिंह ये शुरू में यानी बचपन में ही कहा चला जाता है? ये शक्ति सिंह अकबर की शरण में चला जाता है, मुगलों की शरण में चला जाता है। क्यों? इसको पता था कि
मेरी घटवारियासी, पहला तो दो महापुरुष है, पहला तो शासक है कौन बनेगा, महाराणा प्रताप और जगमाल ए बन सी, मेरी घटवारियासी। शक्ति सिंह पहले ही घट चले जाओ, अकबर की शरण में चले जाओ, ठीक है। और शक्ति सिंह अकबर की शरण में चला गया था। और उसके बाद में जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो जगमाल जो कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या करवा रहा था, राज्याभिषेक करवा रहा था। और इधर गोगुंदा में महाराणा प्रताप और उदय सिंह का क्या करवा रहे थे, दाह संस्कार करवा रहे थे। तो जगमाल जब मेवाड़ का शासक बना, मेवाड़ का या मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो मेवाड़ी सरदारों ने, मेवाड़ी सरदार मतलब कृष्णदास रावत जो गांव का था, सलमपुर उदयपुर का था, और अखेरा सोनराज जो महाराणा प्रताप के नाना थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेवाड़ी सरदारों ने मेवाड़ी सरदारों ने गद्दी पर बैठा, जगमाल गद्दी पर बैठा तो मेवाड़ी सरदारों ने हटाकर और राणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया, मेवाड़ की गद्दी पर। अब महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हो गया था अभी 28 फरवरी 1573 को, ठीक है। बैठा दिया मेवाड़ की गद्दी पर किसको, महाराणा प्रताप को। अब कहते हैं कि जो जगमाल है ये नाराज होकर कहां चला जाता है, नाराज होकर अकबर की शरण में, अकबर की शरण में चला जाता है। कौन, जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। और अकबर ने जगमाल को एक तो जहाजपुरा की जागीर दे दी, जहाजपुरा जो भीलवाड़ा में है, इसके अलावा कुछ सिरोही का भाग दे दिया, सिरोही का भाग दे दिया। अब सिरोही का शासक कौन था, सिरोही का शासक था, इधर बात कर लेता हूं कि सिरोही का शासक था जिनका नाम था देवड़ा सुल्तान। देवड़ा सुल्तान ने जगमाल की हत्या कर दी थी दत्तानी के युद्ध में, जो 1583 को हुआ था। देवड़ा सुल्तान ने दत्तानी के युद्ध में जगमाल की हत्या कर दी, जगमाल की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। देवड़ा सुल्तान ने क्या किया, भी दत्तानी के युद्ध, दत्तानी जो कहां पड़ता है, सिरोही में है, दत्तानी कहां है, सिरोही। तो दत्तानी के युद्ध में कहते हैं कि जगमाल की हत्या कर दी, ठीक है। और ये दत्तानी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1583 ईस्वी को हुआ था, 1583 ईस्वी को, ठीक है। खैर अब हम बात करते हैं इसकी, महाराणा प्रताप की, ठीक है। थोड़ी सी शक्ति सिंह की और बात कर लेते हैं। शक्ति सिंह कहां चला गया था, अकबर की शरण में। और शक्ति सिंह की एक बेटी थी जिनका क्या नाम था, किरण। और किरण का जो विवाह किनके साथ हुआ था, किरण का विवाह हुआ था किसके साथ, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। बीकानेर के थे पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था। और यही पृथ्वीराज राठौड़ यानी पृथ्वीराज राठौड़ जिसको अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी, गागरोन की जागीर दी थी। और इसी गागरोन दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ है वो वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना करते हैं। कौन सा ग्रंथ लिखा था, वेली कृष्ण रुक्मिणी री रचना की थी, यानी वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखा था, ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मिणी जो ग्रंथ है किसका भी, पृथ्वीराज राठौड़ है, जो गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखते हैं। गागरोन दुर्ग किसने दिया था, अकबर ने दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को। कहा है भी झालावाड़ में है, ठीक है। किरण वही होती है शक्ति सिंह की पुत्री जिसने अकबर को मीना बाजार में पकड़ा था, यानी किरण ने अकबर को मीना बाजार में पकड़ा था। मीना बाजार ये महिलाओं का बाजार लगता था भी, ठीक है। और इस मीना बाजार में अकबर महिलाओं के वेश में आता था और एक जो महिलाओं का अपहरण करके ले जाता था। एक दिन किरण ने इसको पकड़ लिया था अकबर को मीना बाजार में, ठीक है। और किरण का विवाह किनके साथ हुआ था, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था। और पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, ठीक है। और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। गागरोन में बैठकर ये वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना करते हैं। अब महाराणा प्रताप की बात करेंगे। जगमाल को तो हटा दिया था मेवाड़ी सरदारों ने भी, ये जो महाराणा उदय सिंह ने जो निर्णय लिया था वो गलत लिया था, ठीक है। यानी अपने जीवन काल में ही जो रानी भटियाणी थी उसने क्या किया, महाराणा उदय सिंह के जीवन काल में ही अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था। अब जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, महाराणा प्रताप बनेंगे। कौन बनेंगे, महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप, जिनका कार्यकाल रहता है 1572 से और 1597 ईस्वी तक रहता है। 1572 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप का शासनकाल रहता है। तो महाराणा प्रताप का पहले जन्म की बात करते हैं। जन्म कहां हुआ था? महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी विक्रम संवत पूछे तो 1597 को और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। यानी विक्रम संवत निकालना है तो आप इसमें 57 ऐड करके और ईस्वी सन में 57 ऐड करके और विक्रम संवत निकाला जा सकता है। ठीक है। और स्थान पूछे तो किस स्थान पर हुआ था? तो जुन्नी कचेरी बादल महल जो किस में बना हुआ अभी? कटारगढ़ में। कटारगढ़, और कटारगढ़ किस में अभी? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ राजसमंद में। इस स्थान पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? अभी जन्म हुआ था। ठीक है। जुन्नी कचेरी बादल महल कटारगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। ठीक है। फिर इनके पिता का नाम पूछे कि महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। और माता का नाम पूछे तो महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई। ठीक है। और महाराणा प्रताप के पिता कौन? उदय सिंह। और महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई। और महाराणा प्रताप के नाना का नाम क्या था? अभी महाराणा प्रताप के नाना का नाम था पाली के थे ये अखिराज सोनग्रा है। अखिराज सोनग्रा। ठीक है। अखिराज सोनग्रा। इसके अलावा इनकी एक पत्नी थी। पत्नी का क्या नाम था? अजबदे पवार। कौन थी भी? महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे पवार। और महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के पुत्र एक तो अमर सिंह जिन्हें फर्स्ट कहते हैं। अमर सिंह फर्स्ट पुत्र का नाम था अमर सिंह फर्स्ट। और महाराणा प्रताप के भाई पूछे तो महाराणा प्रताप के जो चचेरे भाई हम कह सकते हैं, चचेरे भाई जो एक तो जगमाल और एक शक्ति सिंह। ठीक है। और महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? अभी महाराणा प्रताप के जो बचपन का नाम, महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? टीका था। क्या था? टीका। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? टीका था। और याद रखना कि दक्षिणी राजस्थान में या मैं कहूं बिल्लों में छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? भील जनजाति में छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। ठीक है। यानी दक्षिणी राजस्थान में छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? छोटे बच्चे को कीका कहते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भील जनजाति में भी छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति है तो छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? उसमें कीका कहते हैं। तो आप अब समझ सकते हो कि अब महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो किसमें? बिल्लों में बीता था। यानी वैसे तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बीतता है, लेकिन किन के साथ? बिल्लों के साथ। ठीक है। अब बिल्लों के साथ अच्छे इनके क्या हो गए थे? संबंध हो गए थे। अब बिल भी इनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ठीक है। ये बायोडेटा था इनका महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के पिता कौन हुए? महाराणा प्रताप के पिता जो महाराणा उदय सिंह हुए हैं। और महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था। और महाराणा प्रताप के नाना का नाम क्या था? अभी अखिराज सोनग्रा था जो पाली के थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे पवार। और पुत्र का क्या नाम था? पुत्र महाराणा प्रताप का अमर सिंह प्रथम था। और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह थे और जगमाल थे। और बचपन का नाम क्या था? अभी कीका था। ठीक है। अब जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां था? अभी प्रताप का राज्याभिषेक जब इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है होली के दिन 28 फरवरी 1572 को, उसी दिन महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक होता है। गोगुंदा में यानी 2 बार राज्याभिषेक होता है। 2 बार। प्रथम बार जो होता है वो तो कहां होता है? गोगुंदा में 28 फरवरी 1572
1572 ईस्वी को, 28 फरवरी 1572 को, ठीक है, गोगुंदा में राज्याभिषेक होता है। लेकिन जो दूसरी बात, जो विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है, विधिवत रूप से कहां होता है? विधिवत रूप से जो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। कहां होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होता है। तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है। गोगुंदा में हुआ था जब 28 फरवरी 1572 को। तब कहते हैं कि महाराणा प्रताप को मजा नहीं आया था। अभी पार्टी वगैरह होनी चाहिए, कुछ तमचे पर डिस्को भी होना चाहिए, जिस कारण ये विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाते हैं कहां भी? कुंभलगढ़ दुर्ग राजमंद में, ठीक है। 2 बार राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का। अब कहते हैं कि इनके जो समकालीन जो दिल्ली का शासक था, कौन था? भी मुगल शासक था, जिनका नाम था अकबर। अकबर क्या चाहता था? अकबर इन राजपुताने के सभी शासकों से अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, यानी अपने अधीन करना चाहता था राजपुताने के सभी शासकों, जिसमें अधिकतर शासकों ने कहते हैं कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी राजपुताने के अधिकतर जो शासक थे। जैसे जैसलमेर का हर्राई बाटी था, बीकानेर का कल्याणमल था, और मारवाड़ का मालदेव था, ठीक है। मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह था। तो उन्होंने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जो मेवाड़ के जो शासक थे को महाराणा प्रताप, इन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। और मुगलों के साथ क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। अब जब महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय प्रताप के सामने क्या क्या स्थिति थी? प्रताप के सामने स्थिति, यानी जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था ना, उस समय कहते हैं कि जो मेवाड़ की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, ठीक है। और क्यों? क्योंकि मुगलों का जो दीर्घकालीन युद्ध जो चल रहा था मुगलों के साथ जो मेवाड़ी शासकों का दीर्घकालीन जो युद्ध चल रहा था, जिसके कारण मेवाड़ की जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वो क्या हो गई थी? अस्त व्यस्त हो चुकी थी, ठीक है। और अब क्या करेंगे महाराणा प्रताप? एक तो जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसको सही करना था। पहली स्थिति तो ये थी कि एक तो मेवाड़ की राजनीतिक, इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति सही करना, यानी मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र कराना। दूसरी स्थिति ये थी कि मुगलों का विरोध करना, मुगलों को क्या करना? भी विरोध करना। तीसरी स्थिति ये थी कि जो मुगलों ने जो मेवाड़ में मुगल चौकियां स्थापित कर रखी थी, यानी उस मुगलों ने, यानी अकबर ने एक तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, यानी मुगलों से एक तो चित्तौड़गढ़ छीनना, ठीक है। मुगलों से एक तो चित्तौड़गढ़ छीनना, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया था मुगलों का। इसके अलावा मांडलगढ़ पर अधिकार हो गया था, इसके अलावा बेराट पर अधिकार हो गया था, इसके अलावा बदनौर पर अधिकार हो गया था, ठीक है। बिदनौर, इन क्षेत्रों को यानी मुगलों से महाराणा प्रताप को छीनना था, ठीक है। इन पर वापिस यानी महाराणा प्रताप को अपने पैतृक राज्य पर क्या करना था? अधिकार करना था। ये जो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय क्या थी? स्थिति थी। इतना काम करना था अभी महाराणा प्रताप को। इसके अलावा मेवाड़ को स्वतंत्र करना था, मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र, ठीक है, मुगलों से स्वतंत्र करना था। ये कुछ महाराणा प्रताप के सामने क्या थी? स्थिति थी। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे भी अकबर है, वो अधीनता स्वीकार करवाने के लिए किन किन को, यानी जो दूत भेजेगा अकबर है महाराणा प्रताप के विरुद्ध क्या भेजेगा? 4 शिष्टमंडल भेजेगा अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। उनकी बात करते हैं। अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, या प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे, यानी मैसेंजर। 4 मैसेंजर थे, वो कौन कौन से थे उनकी बात करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक रहती है, उस ट्रिक को आप याद करके और
याद कर सकते हैं। यानी अकबर के द्वारा जो भेजे गए थे 4 शिष्टमंडल, इनमें से क्वेश्चन है वो एक तो एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, एग्जामिनर, और ये इंपॉर्टेंट रहता है भी, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ये 4 शिष्टमंडल कौन कौन से थे। इसमें आपको ट्रिक याद करनी है, जमा बट्टो, जमा बट्टा। यानी जो प्रथम बार जो भेजा था वो किसको भेजा था, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जलाल खा कोर्ची को, जलाल खा कोर्ची को भेजा था। और जलाल खा कोर्ची को कब भेजा था, नवंबर 1572 ईस्वी को। यानी कहते जब महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, यानी मेवाड़ के शासक बने थे, उसके 6 महीने बाद में अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने जलाल खा कोर्ची को भेजा था, ठीक है, महाराणा प्रताप से। दूसरी बार किसको भेजा था, दूसरी बार भेजा था मानसिंह को। और मानसिंह कौन होता है, ये कछवाहा है, शासक होता है, मानसिंह कछवाहा है, ठीक है। और तीसरी बार जो भेजा था किसको भेजा था, वो भेजा था यानी मानसिंह के जो पुत्र, मानसिंह के जो पिताजी थे, यानी कौन, भगवंत दास को भेजा, ठीक है। और चौथी बार यानी टो से क्या हुआ, टोडरमल को भेजा था, ठीक है। ये चारों जो शिष्टमंडल होते हैं ये मतलब असफल रहता है महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। जलाल खा कोर्ची को नवंबर 1572 को भेजा था। इसके अलावा मानसिंह कछवाहा को कब भेजा था, गर्मियों में भेजा था, यानी जून 1573 ईस्वी को भेजा था। इसके अलावा भगवंत दास को कब भेजा था, सितंबर 1573 ईस्वी को, सितंबर 1573 ईस्वी को भेजा था। इसके अलावा टोडरमल को कब भेजा था, टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी को भेजा था, ठीक है। जब जलाल खा कोर्ची है अकबर के द्वारा इनको भेजा जाता है नवंबर 1572 को, कहते हैं कि महाराणा प्रताप से इनकी मुलाकात होती है। और जब ये पहुंचते हैं महाराणा प्रताप के पास, तो महाराणा प्रताप को पहले तो ये क्या कहेंगे, जाकर जलाल खा कोर्ची उनको बधाई देंगे कि बधाई हो, आप मेवाड़ के महाराणा बने हैं। महाराणा प्रताप ने कहा थैंक यू, ठीक है। तो अकबर ने इसने कहा था कि अकबर ने ये गुलदस्ता दिया आपके लिए, थैंक यू, कोई बात नहीं, बोलो क्या काम था। तो जलाल खा कोर्ची ने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी थे उन्होंने तो बात नहीं मानी थी, और आपका क्या प्लान है, आपका क्या ख्याल है अकबर के साथ संधि वगैरह करने का। महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं नहीं, मैं संधि नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अकबर के पास से मेरे प्राण चले जाए पर मैं अकबर से संधि कभी नहीं करूंगा, ठीक है। जलाल खा कोर्ची का चल ठीक है, पक्की बात है, क्या पक्की बात है, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा उनकी। तो ये जलाल खा कोर्ची वापस चला जाता है, ठीक है, और अकबर को सारी बात बताता है। फिर अकबर के मन में ख्याल आता है कि उन्हें एक राजपूत को भेजा जाए, ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप राजपूत था, और अकबर के मन में ख्याल आया कि एक राजपूत को भेजा जाए कि राजपूत जो इनकी बात है मान सके, ठीक है, वही राजपुतानी का राजपूत है। तो मानसिंह को फिर भेजा जून 1573 को। कहते हैं कि मानसिंह जब प्रताप के विरुद्ध जाता है ना अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, यानी प्रताप के पास जब ये पहुंचता है मानसिंह कछवाहा, तो इनकी मुलाकात किनके साथ होती है, उदय सागर झील के किनारे, उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप के पुत्र कौन, अमर सिंह फर्स्ट के साथ, अमर सिंह फर्स्ट के साथ मुलाकात होती है, ठीक है। और जब ये कहते हैं कि एक भोजन का जो क्या बोलते हैं उनको, भंडारा, हाँ भंडारा लगाते हैं, ठीक है। तो उदय सागर झील के किनारे को भोजन करवाते हैं, ठीक है, मानसिंह कछवाहा को। और वहां पर कहते हैं कि कौन पहुंचता है, अमर सिंह प्रथम पहुंचता है, महाराणा प्रताप खुद नहीं आता है, अमर सिंह प्रथम को भेजता है। और जब मानसिंह है कछवाहा ये अमर सिंह प्रथम को जब पूछता है कि महाराणा प्रताप कहाँ है, तो बोले अमर सिंह प्रथम बोले कि पापा का आज पेट दर्द कर रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण वो नहीं आए। मान सिंह ने फिर कहा कि पेट तो हम ठीक कर देंगे, ठीक है, पेट तो हम ठीक कर देंगे युद्ध मैदान में, ठीक है। तो फिर अमर सिंह प्रथम ने कहा कि क्या बोले अंकल आप, क्या बोले, दोबारा बोलना, क्या पेट तो हम ठीक कर देंगे युद्ध मैदान में, सेना लेके आऊंगा, मार दूंगा, तुमको खत्म कर दूंगा, ठीक है, इस कारण कहा था। तो अमर सिंह प्रथम ने कहा ठीक है ले आना, तो साथ में आपके कुंपा को भी ले आना। तो इस कारण क्या हुआ कि इनके साथ अपमान किया गया था, किसके साथ, मानसिंह कछवाहा के साथ। अब मानसिंह कछवाहा गुस्सा में हो गया था। मानसिंह कछवाहा जाकर अकबर को कहा कि उन्होंने मुझे, यानी ये गर्म होकर गया था मानसिंह कछवाहा कि मुझे क्या दो, सेना दो, मैं मेवाड़ को खत्म कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और अकबर ने बोला क्या हुआ क्या है, तू ढंग से बता। तो मानसिंह कछवाहा ने सारी बात बताई। फिर अकबर ने कहा कि अरे इसको उधर ले जाओ ना, उधर ले जाओ, इसको ठंडा पानी पिलाओ, इसको गर्मी चढ़ गई है, बहुत गर्मी चढ़ गई है, क्योंकि ये जून के महीने में गया था, इसको बहुत गर्मी चढ़ गई है, इसको दूर ले जाओ, इसको कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाओ, ठंडा करो इसको। फिर कहते हैं कि तीसरी बार जो भेजा था वो किसको भेजा था, भगवंत दास को भेजा था।
भगवान दास को भेजा था सितंबर 1573 को, ये भी असफल रहा था, यानी महाराणा प्रताप से जिंदा स्वीकार नहीं करवा पाया था। और टोडरमल को भेजा था चौथी बार, ठीक है। अब दिसंबर 1573 को इनको भेजा था, तो ये भी अजिंदा स्वीकार नहीं करवा पाया था। अब कहते हैं कि युद्ध होना अवश्य था। अब अकबर का इंडिया तो मानना कौन, फिर वो भड़कू आयो दिल्ली अजमेर, कब, मार्च 1576 में। मार्च 1576 में अजमेर पहुंचे और मान सिंह ने एक बड़ी सेना को सेनापति बढ़ा के और मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है। कौन, अकबर। ये चारों शीर्ष मंडल तो अब असफल रहेंगे, ठीक है। अब युद्ध तो होना ही था। अब युद्ध हुआ था कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी बात करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था भाई, 18 जून, गर्मियों में हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के क्या है, गोपीनाथ शर्मा यहां बोलेगा वो कब युद्ध नहीं, 21 जून में हो, कब हो, 21 जून 1576 में हो, ठीक है। ला चल कोई नहीं, आप दोनों की बात रख लिया, ठीक है। हल्दी घाटी शिलालेख से हमें मिलता है कि ये जो युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा कहता है 21 जून 1576 को हुआ था। चलो कोई नहीं। अब अकबर है वो कहां से आता है, अकबर दिल्ली से आता है। कहां से, दिल्ली से अजमेर पहुंचा, कब, मार्च 1576 को, मार्च 1576 को, ठीक है। और अजमेर में एक दुर्ग आता है, कौन सा, मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग में कहते हैं कि इस हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, पहले इनकी बात करते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किन किन के बीच में, इधर तो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप और वर्सेस अकबर, अकबर, ठीक है। इसमें जो अकबर ने जो युद्ध की जो योजना बनाई थी वो कहां बनाई थी, अकबर ने युद्ध की जो योजना, युद्ध की योजना कहां बनाई थी, मैगजीन दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला या दौलत खाना भी बोलते हैं, ठीक है। मैगजीन दुर्ग में युद्ध की योजना बनाई थी। लेकिन महाराणा प्रताप है वो युद्ध की योजना का बनाता नहीं। महाराणा प्रताप युद्ध की योजना कहां बनाई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। महाराणा प्रताप ने जो युद्ध की हल्दी घाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। अब अकबर ने किसको सेनापति, जो सेना का सेनापति बनाकर भेजा था, यानी जो मुख्य जो सेनापति था, मुख्य जो सेनापति कौन था, अभी अकबर का जो मुख्य सेनापति था वो मान सिंह था। कौन था, मान सिंह। और मान सिंह कछवाहा का एक सहयोगी था, कौन, आसफ का, कौन, आसफ का, आसफ खां, मान सिंह का सहयोगी आसफ का, ठीक है, ठीक है। तो अकबर ने किसको एक बहुत बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया था, किसको, मान सिंह कछवाहा को। ये एक राजपूत था, यानी हिंदू था। अब जो मुस्लिम जो अमीर थे उनमें क्या फैल गई थी, नाराजगी फैल गई थी। जब ये हल्दी घाटी युद्ध की जो सेना लेकर जाते हैं, कौन, मान सिंह कछवाहा, ठीक है। तो अकबर ने इसको जब सेनापति बना दिया था, तो जो मुस्लिम अमीर थे वो उनमें क्या फैल गई थी, नाराजगी फैल गई थी। इसमें जो बदायूनी है, बदायूनी जब युद्ध में जाने को कहता है ना, तो बदायूनी को बोले कौन, आसफ खां, कि आप क्या करोगे युद्ध में जाकर, क्योंकि बदायूनी एक मुगल इतिहासकार था, दरबारी कवि अकबर का, दरबारी कवि या मुगल इतिहासकार, ठीक है। कौन, बदायूनी। बदायूनी इस युद्ध में साथी होता है। तो मुगलों ने बोला कि आप क्या करोगे इस युद्ध में जाकर, तो बदायूनी कहा मैं राजपूतों के खून से क्या रंगूंगा, दाढ़ी रंगूंगा, ठीक है, तो मैं जाऊंगा, ठीक है। मुगल सेनापति ने बोला कि ठीक है आप चलो साथ में। तो बदायूनी का एक संरक्षक होता है नकीब खां, इसका एक संरक्षक होता है जिनका क्या नाम होता है, नकीब खां। नकीब खां, ये जब बदायूनी नकीब खां को युद्ध में जाने को बोलता है ना, तो नकीब खां उत्तर देता है कि यदि इस सेना का सेनापति यदि एक हिंदू ना होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में क्या होता था, शामिल होता था। ये किसने कहा था, ये नकीब खां ने कहा था कि यदि इस सेना का सेनापति एक हिंदू ना होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में शामिल होता था, ठीक है। अब उसके बाद में जो इसका जो मुख्य सेनापति था अकबर का वो कौन था, मान सिंह। और महाराणा प्रताप का जो मुख्य सेनापति था वो कौन था, अभी महाराणा प्रताप का जो मुख्य सेनापति था वो था हकीम का सूरी, हकीम का सूरी, हकीम का सूरी, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति, एकमात्र
मुस्लिम सेनापति था। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था भी? मुस्लिम सेनापति। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था ये हकीम का सूरी, जिसने महाराणा प्रताप की सेना का रावल दस्ते का नेतृत्व किया था। रावल दस्ते का नेतृत्व। अब रावल दस्ता होता है यानी सेना का जो अग्रिम भाग होता है उसको कहते हैं। चंद्रावल सेना का पिछला भाग होता है उसको कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य सेनापति था हकीम का सूरी था, और हकीम का सूरी के साथ जो अन्य जो सेनापति थे उनकी बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप की जो सेना में थे, जैसे एक तो राणा पुंजा जो क्या था? एक भील सेनापति था, भील सेनापति। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप की सेना में अन्य जो सेनापति थे, ग्वालियर का कौन था? रामशाह तंवर को ये अपने पुत्रों के साथ यानी शालिवाहन ये अपने पुत्रों के साथ आता है। रामशाह तंवर होता है ना, वो अपने पुत्रों के साथ आता है, जैसे शालिवाहन हो गया, एक प्रताप सिंह हो गया, ठीक है, ये अपने पुत्रों के साथ आता है, ठीक है। ये कहां का होता है? ग्वालियर का। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप की सेना में जो थे वो कौन थे? भीम सिंह डोडिया। और भीम सिंह डोडिया के अलावा एक रामदास मेड़तिया। जो कौन होता है? रामदास मेड़तिया, जो जयमल राठौड़ था, चित्तौड़ के तीसरे साके में मारा गया था, तो उसका पुत्र होता है, मेड़ता का होता है ये रामदास मेड़तिया, ठीक है। इधर जो मानसिंह के साथ जो अन्य सेनापति थे वो कौन कौन थे? एक तो था जगन्नाथ कछुआ है। इसके अलावा जगन्नाथ कछवाहा के अलावा माधो सिंह ये अकबर की सेना में थे। माधो सिंह के अलावा बहलोल खा और बहलोल खा के अलावा मुजाहिद बेग और बदायूनी ये भी मुगलों की सेना में था। बदायूनी जो मुगल इतिहास का था, जिसने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था, जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी, ठीक है। इसकी एक पुस्तक है मुल्क का उल तवारीख, उसमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है बदायूनी के साथ। इसके अलावा यानी जगन्नाथ कछुआ है, माधो सिंह कछुआ है, बहलोल खा, मुजाहिद बेग, बदायूनी और मिहत्तर खा। कौन होता है? मिहत्तर खा भी इस युद्ध में शामिल होता है। मिहत्तर खा जो सेनापति होता है अकबर का, इसने कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में क्या झूठी अफवाह फैला दी थी। जब महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को जब पराजित कर रहे थे, यानी जब पहली बार कहते हैं कि जो युद्ध प्रारंभ किया था वो अकबर की सेना, यानी पहली बार जो युद्ध प्रारंभ किया था महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, ठीक है। जब जो मुगल सेना थी वो मतलब इधर उधर भाग रही थी भेड़ों की झुंड की तरह, तो मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी थी। यानी क्या इसने कहा था कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं, तो जिसके कारण इनका जो जोश था, मुगलों का जो जोश था, मुगल सेना का जो जोश था वो वापिस आ गया था इनके विरुद्ध लड़ने का, महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने का, ठीक है। इसमें ये जो मुख्य सेनापति थे वो माधो सिंह, इसके अलावा माधो सिंह, जगन्नाथ कछुआ है, बहलोल खा, मुजाहिद बेग, बदायूनी, मेहतर खा, ये मुख्य सेनापति रहते हैं अकबर की सेना में। और महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन? एक तो हाकिम का सूरी, इसके अलावा वीर सेनापति राणा पुंजा थे, इसके अलावा ग्वालियर का रामशाह तंवर था और रामदास मेड़तिया था। रामदास मेड़तिया के अलावा भीम सिंह डोडिया था, ठीक है। राणा प्रताप और इधर अकबर। महाराणा प्रताप की सेना ने जो फर्स्ट पंडाव डाला था वो कहां डाला था? अभी फर्स्ट पंडाव जो डाला था वो लोसिंग गांव में, लोसिंग गांव में डाला था। और अकबर की सेना ने यानी मानसिंह कछवाहा ने जो प्रथम पंडाव जो डाला था वो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला था। और जो सेकंड जो पंडाव डाला था वो कहां डाला था? मोलेला
गांव और मोलेला गांव का भी राजसमंद में। आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की सेना ने जो प्रथम पड़ाव डाला था वो कहां डाला था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। सेकंड पड़ाव डाला था मोलेला गांव राजसमंद में डाला था। ठीक है। अब जैसे मैगजीन दुर्ग से होती हुई मांडलगढ़, मुगल सेना ही मांडलगढ़ के होती हुई ये फिर पहुंचती है मोलेला गांव। मोलेला गांव के बाद में ये पहुंचती है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी कौन सी, और यहाँ है हल्दी घाटी। इधर कुंभलगढ़ में युद्ध की योजना बनाने के बाद पहुंचती है सेना महाराणा प्रताप की कहा, लोसिंगांव राजसमंद में। लोसिंगांव के बाद में ये पहुंचती है गोगुंदा की पहाड़ी। ठीक है। और यहाँ आ जाती है हल्दी घाटी। ठीक है। कहते हैं कि ये महाराणा प्रताप की सेना ये मुगल सेना से 6 मील दूर थी। ठीक है। अब प्रथम बार जो कहते हैं कि जो युद्ध प्रारंभ किया था वो मुगलों को पराजित किया था। ठीक है। मुगल की सेना जब पीछे हटने लगी तो इसमें एक मुगलों का एक मुख्य सेनापति था मेहतर खां। मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी थी। हम बात करते हैं इसकी मेहतर खां की। मेहतर खां ने कहा था, मेहतर खां की बात करते हैं जो मुगल सेनापति था। जब मुगल सेना पीछे हटने लगी तो मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेके आ रहे हैं। ठीक है। और मेहतर खां ये मुगल सेना का चंदावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। कौन? मुगल सेना का चंदावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेहतर खां। ठीक है। अब क्या हुआ था कि जब महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को पराजित कर दिया था तो अब कुछ तो राजपूत किधर से थे, मान सिंह यानी मुगलों की तरफ से जो राजपूत आए थे, और कुछ राजपूत मेवाड़ी सेनापति थे उनके थे, यानी महाराणा प्रताप की सेना से जो राजपूत थे, और कुछ इधर मान सिंह के जो नेतृत्व में आए थे, यानी मुगलों की तरफ से जो आए थे राजपूत वो थे। अब जब कहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना ने इतने तीव्र गति से युद्ध किया था मुगलों पर, ठीक है, कि जो मुगल जो सेना थी वो भेड़ों की झुंड की तरह एक दूसरे इधर उधर भाग रही थी, और पीछे पीछे उसमें महाराणा प्रताप की सेना भाग रही थी। ठीक है। अब बदायूनी है वो आसफ खां से पूछता है कि मैं तीर किस पर चलाऊं, कि साथ में तो इधर से तो मुगल के राजपूत थे और इधर महाराणा प्रताप के जो राजपूत थे वो थे। बदायूनी आसफ खां से पूछता है कि मैं तीर किस पर चलाऊं, तो आसफ खां कहता है कि तू तीर किसी पर चला, मरने तो राजपूत ही है, और राजपूत के खून से तेरे को क्या रंगनी है, दाढ़ी रंगनी है। इसमें इस्लाम का तो साथ में फायदा ही होगा, और तेरे को क्या करनी है, दाढ़ी रंगनी है। तो यार राजपूत किसी का मारा जाए तू बस आंख बंद कर और तीर चलान तो जा। ठीक है। तो आसफ खान ने ये कहा था किसको? बदायूनी। अब बदायूनी तीर चलाता जाता है। ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है, और बदायूनी सही से इसमें जो मुंतवारी जो ग्रंथ है उसमें सही से कहानी बताता है, यानी इस मुगल सेना का पराजित होने का मुख्य जो कारण सही से बताएगा। ठीक है। तो हाथियों की बात करता हूं मैं पहले। हाथियों की हाथी जो थे, जैसे इधर तो राणा प्रताप की तरफ से जो कौन कौन से हाथी थे, और इधर अकबर की तरफ से कौन कौन से हाथी थे उनकी बात करता हूं। तो महाराणा प्रताप का एक जो प्रिय हाथी था, यानी महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। इसके अलावा अन्य जो हाथी थे वो कौन थे? अन्य हाथी जैसे एक तो गज प्रसाद और एक लूणा हाथी था। ठीक है। और इधर जो अकबर के हाथी का क्या नाम था? अकबर के हाथी का नाम था हवाई, और मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? मान सिंह के हाथी का नाम था
मर्दाना, मर्दाना। ठीक है, मान सिंह की हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। इसके अलावा जो अन्य हाथी थे वो कौन थे? एक तो गजमुक्ता, गजमुक्ता, और एक गजराज, गजराज। ये मुगलों के हाथी थे। और इधर जो राजपूतों के हाथी यानी महाराणा प्रताप का जो मुख्य हाथी था यानी वो क्या? राम प्रसाद। ये जो राम प्रसाद और इनके बीच क्या होता है? युद्ध होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रक्त तलाई का युद्ध बोलते हैं। हाथियों के बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध जो हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं? रक्त तलाई, रक्त तलाई का युद्ध बोलते हैं, रक्त तलाई का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, रक्त तलाई का युद्ध बोलते हैं। कहते हैं कि लूणा हाथी यानी जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो था यानी राजपूतों की तरफ से जो था, एक तो लूणा हाथी और एक गज मुक्ता का, इनका पहले युद्ध करवाया गया था। और कहते हैं कि इसमें गज मुक्ता जो था वो घायल होने वाला ही था, लेकिन क्या हुआ था? लूणा का जो मावत था यानी जो हाथी को चलाने वाला होता है, लूणा का जो मावत था उसके तीर लगने से मृत्यु हो गई थी, तो लूणा को यहां से फिर भागना पड़ा था। ठीक है, फिर कहते हैं कि मैदान में किसको उतारा गया था? राम प्रसाद को उतारा गया था। राम प्रसाद ने क्या किया? अभी इन गजमुक्ता को और गजराज को, इनको सभी को क्या किया? पराजित किया था। किसने? राम प्रसाद ने। अब राम प्रसाद जो हाथी है वो कहां चला गया था? मुगल खेमे में चला गया था, यानी मुगलों के मैदान में चला गया था। तो मान सिंह ने क्या किया? मान सिंह ने हाथी को कैद कर लिया था, यानी हाथी को पकड़ लिया था राम प्रसाद को। मान सिंह ने राम प्रसाद हाथी जो था, जब इसको मैदान में उतारा गया तो राम प्रसाद को, तो इसने मुगलों के हाथी को पराजित कर दिया था। और मान सिंह ने क्या किया? मान सिंह ने पकड़कर, यानी मान सिंह है वो इस हाथी को पकड़कर और किसको दे दिया था? अकबर को दे दिया था, अकबर को दे दिया था। और अकबर ने इस राम प्रसाद हाथी का नाम क्या रख दिया था? राम प्रसाद हाथी का नाम पीर प्रसाद रख दिया था, पीर प्रसाद रख दिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने क्या रख दिया था? पीर प्रसाद रख दिया था। ठीक है, ये हाथियों के बीच युद्ध हुआ था। अब कहते हैं कि महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, प्रिय घोड़ा, जिनका नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, चेतक। ठीक है, चेतक प्रिय घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का। और इधर जो मान सिंह कछुआ जो था वो हाथी पर बैठा था। मान सिंह कछुआ है, मर्दाना हाथी पर, मर्दाना हाथी पर सवार था, मर्दाना हाथी पर सवार था। ठीक है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को कहते हैं कि जो अगले पैरों से छलांग लगाकर और मर्दाना हाथी की सूंड पर यानी टिका देते हैं, यानी महाराणा प्रताप है वो अपने अगले पैरों को मर्दाना हाथी के सूंड पर टिकाकर और भाले से तीव्र गति से, महाराणा प्रताप है वो अपने भाले से मान सिंह कछुआ पर तीव्र गति से वार करते हैं। इसमें कहते हैं मान सिंह कछुआ है जो होंदे में छिप जाता है। किसमें? होदे में छिप जाता है। अब होता क्या होता भी? होता है कि जो हाथी पर जो बैठने का जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं हुंदा बोलता है, या बैठने की जो स्थान होता है हाथी पर बैठने का जो बनाया होता है बैठने के लिए जो स्थान, तो उसको हम होंदा बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो मान सिंह कछुआ है ना, ये नीचे झुक जाता है और होदे में छिप जाता है। और जो महाराणा प्रताप का जो भाला होता है वो मर्दाना हाथी का जो मावत होता है उसके लग जाता है, और वो मावत जो होता है वो क्या होता है? मर जाता है। और ये मान सिंह कछुआ होदे में छिप गया था। अब कहते हैं कि मर्दाना हाथी के सूंड में जहरीले खंजर लगे हुए थे। जहरीले खंजर या मैं बोलूं तलवार सूंड में, यानी ये मान सिंह कछुआ चतुर था, इसने अपने हाथी के भी जहरीले खंजर लगा रखे थे सूंड में। अब जब महाराणा प्रताप का जो चेतक था, घोड़ा था, वो जब नीचे आने लगा तो उसके कहते हैं कि जो अगले पैरों में जहरीले जो खंजर थे उनसे क्या महाराणा प्रताप के चेतक जो घोड़ा था, चेतक घोड़े की अगले पैर जो थे वो कट गए थे। ठीक है, उस खंजर से महाराणा प्रताप के जो घोड़े की जो टांग थी या मैं कहूं पैर जो थे वो कट गए थे। ठीक है, जिस कारण अब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो क्या हो गया था? घायल हो गया था।
अब घायल देखकर महाराणा प्रताप के घोड़े को और जो मुगल सेना थी उन्होंने क्या कर लिया, महाराणा प्रताप को घेर लिया था चारों ओर से। अब कौन आता है भी, महाराणा प्रताप का एक मुख्य सेनापति होता था जिसका नाम क्या था भी, जाला विदा, या इसी का नाम है जाला मन्ना। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने महाराणा प्रताप का राज मुकुट धारण किया और यहां से, यानी जो मुगल सेना ने चारों ओर से घेर रखा था, वहां से महाराणा प्रताप को किसी भी तरह उनको निकाला और महाराणा प्रताप का राज मुकुट धारण किसने किया, जाला विद्या या जाला मन्ना ने किया। और महाराणा प्रताप ने अब युद्ध को पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया था। ठीक है, जाला विद्या या जाला मन्ना ने राजमुकुट धारण किया। ठीक है, राजमुकुट धारण किया, जाला विद्या या जाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण किया था। ठीक है, और ये जाला मन्ना या जाला विद्या या जाला मन्ना होता है, ये मुगलों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि महाराणा सांगा का जो राजमुकुट धारण किसने किया था, वो किसने किया था, वो जाला अज्जा ने किया था। वो कौन था भी, जाला अज्जा ने किया था। आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले महाराणा प्रताप आता है या महाराणा सांगा आता है, तो पहले महाराणा सांगा आता है। तो पहले महाराणा सांगा आता है तो पहले अक्षरों में क्या आता है, वर्णमाला में पहले आता है ये ए अक्षर आता है, उसके बाद में बी अक्षर आता है। ठीक है, तो पहले ए आएगा, बाद में बे आएगा। तो पहले महाराणा सांगा आया था, सांगा के समय कौन, जाला अज्जा ने धारण किया था, और बाद में महाराणा प्रताप आया था, महाराणा प्रताप के समय जाला विद्या ने राजमुकुट धारण किया था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब महाराणा प्रताप ने युद्ध को पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया था। ठीक है, पहाड़ों की तरफ मोड़ने के कारण अब जो मुगल सेना थी उन्होंने, कहते हैं कि महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया था। जो पीछा नहीं किया था उसका जो मुख्य जो कारण थे वो बदायूं स्पष्ट कहता है कि एक तो तेज धूप थी। ठीक है, तेज धूप थी जिसके कारण मुगल सेना ने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया था। ठीक है, तेज धूप के अलावा और क्या कारण थे कि जब महाराणा प्रताप का पीछा करती मुगल सेना तो पहाड़ों में जो महाराणा प्रताप ने अपने सैनिक जो थे वो तैनात कर रखे थे, कहीं मुगल जो है वो मेवाड़ी शासकों का, या मैं कहूं मेवाड़ी सरदारों का पीछा करने के कारण मुगल सेना खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, और तेज धूप थी जिस कारण ये युद्ध करना जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, और थकान महसूस कर रहे थे बहुत ज्यादा, यानी ये जब युद्ध कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा ये थक गए थे। ठीक है, अब आगे पार बिल्कुल भी कौन पड़े युद्ध करने की। ठीक है, क्यों इतनी तगड़ी धूप पड़ रही, जून को महीना हो गया। ठीक है, थोड़ा सोच के देखो, जून के महीने में हम थोड़ा बहुत भी काम कर लेते हैं तो उसमें भी हम थकान महसूस करने लग जाते हैं। तो उस समय कहते हैं कि ये कुछ बदायूं ने कारण बताए थे जिस कारण ये मुगल जो है वो महाराणा प्रताप का पीछा नहीं कर पाए थे। ठीक है, और कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, ये चेतक नाले को पार करते ही बिलीचा गांव में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, चेतक की मृत्यु हो जाती है बिलीचा गांव उदयपुर में। और वहां पर कहते हैं कि बिलीचा गांव उदयपुर में ही चेतक का स्मारक और चेतक की छतरी बनी हुई है। ठीक है, अब जो बदायूं ने जो कारण बताए थे उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, 3 कारण बताए थे मुख्य। तो एक तो पहले मैं लिख दूं कि महाराणा प्रताप ने युद्ध को पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, अब मुगल सेना ने मेवाड़ी सेना का पीछा नहीं किया। इसके जो बदायूं ने जो कारण बताता है वो कौन कौन से कारण बताता है। बदायूं ने कहता है कि एक तो जून के महीने में झुलसाने वाली तेज धूप के कारण, क्यों कोई फिर मेकअप वगैरह करके आया नहीं तो वह मेकअप उतर जान दो कि भी बढ़ रहा बेकार ना हो जाए। ठीक है, तो जून के महीने में झुलसाने वाली तेज धूप के कारण, और इसके अलावा
मुगल सेना की अत्यधिक थकान के कारण और एक और कारण था कि एक कारण और कि मुगलों को बेहद था कि प्रताप जो है ना पहाड़ों में घात लगाए हुए हैं। यानी महाराणा प्रताप है वो पहाड़ों में घात लगाए हुए हैं और उसके अचानक आक्रमण से अत्यधिक सैनिकों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। महाराणा प्रताप है उनके पास कौन सी सेना थी? वीर सेना थी और वीर सेना को पहाड़ों में और यहाँ पर युद्ध करने का पूरा क्या था? नॉलेज था। और मुगल सेना को इतना नॉलेज नहीं था। जब महाराणा प्रताप ने पहाड़ों की तरफ युद्ध को मोड़ा था तो मुगल सेना ने पीछा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? जिसके कारण ये जो बदायूनी है ये 3 कारण बताता है। ये 3 कारण किसने बताए थे? ये बदायूनी ने बताए थे। ठीक है, मुतवारिक में अपने ग्रंथ में कि एक तो जून के महीने में जो लसानियों वाली तेज धूप थी, इसके अलावा कि मुगल सेना है वो अत्यधिक थकान महसूस करने लगी थी। यानी थकान के कारण उनकी जो लड़ने की क्षमता थी वो नहीं रही थी। अब इसके अलावा मुगल जो थे यानी महाराणा प्रताप से डरने लगे थे। उनके मन में क्या था? भय था कि प्रताप पहाड़ों में घात लगाए हुए बैठा है, ठीक है, और उसके अचानक आक्रमण से अत्यधिक सैनिकों का जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। जिस कारण ये मुगल सेना है वो महाराणा प्रताप का पीछा नहीं कर सके अब क्या होता है जब ये अब इनके मन में क्या रहने लगे? अभी एक भय रहने लग गया था या डर रहने लग गया था उनके मन में, मुगलों के मन में। उन्होंने क्या किया? जहां पर हल्दी घाटी में कहते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें का निर्माण करवा दिया था अपने चारों ओर। ठीक है, जहां पर जो सेना बैठी थी मुगल सेना वहां पर मतलब चारों ओर क्या बना दी थी? बड़ी बड़ी दीवारें बना दी थी। इतनी बड़ी बना दी थी कि जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो भी छलांग मारकर न आ जाए। तो इतनी बड़ी दीवारें बना दी थी। ठीक है, और यहाँ से कहते हैं डरने लगे थे। और जब ये भूखे प्यास से मर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? यहाँ से अपना जो डेरा है वो छोड़कर कहां चले गए थे? अकबर की शरण में चले गए थे। और यानी अकबर पूछता है इनसे, मान सिंह पेशवा से, कि क्या महाराणा प्रताप पराजित हो गया? मान सिंह पेशवा बोला नहीं। तो मान सिंह पेशवा को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाए हो? तो मान सिंह पेशवा ने कहा भी नहीं। तो फिर अकबर ने कहा कि तो तुम क्या करके आए हो कि इससे क्या सरदार खुश हो जाएगा? सरदार कभी खुश नहीं होगा। मन तो बिखारो, आपको जो ड्यूटी है वो कुछ दिन के लिए अब दरबार में बंद कर दी जाएगी। यानी कहते हैं कि अकबर ने मान सिंह पेशवा की और असफ खां की ड्यूटी है वो दरबार में आने की वो बंद कर दी थी। ठीक है, और अकबर अब क्या करेगा? खुद आक्रमण करेगा। ठीक है, उसने कहते हैं कि अकबर ने 1576 में उदयपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है, उदयपुर पर आक्रमण किया और उदयपुर को जीत लिया था। ठीक है, उदयपुर को जीतने के बाद उदयपुर का नाम क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद रख दिया था। ठीक है, मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम रख दिया था। उदयपुर पर आक्रमण किया था अकबर ने इसमें। अभी मैं बता देता हूं आपको। अकबर श्वेनी 1576 ईस्वी को उदयपुर पर आक्रमण किया। और उदयपुर को जीत लिया। अब उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया? अभी अकबर ने मोहम्मदाबाद कर दिया था। मोहम्मदाबाद कर दिया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख देता? अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखता है। उसी प्रकार अकबर है वो उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद कर देता है। ठीक है,
अब कुछ इतिहासकार है वो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या क्या कहते हैं, उनका जो तर्क है वो क्या रहता है भी हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, अबुल फजल ने क्या कहा है, बदायूनी ने क्या कहा है, ठीक है, और गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है, ये इनकी जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।